हेलो एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीएसएससी मेंस का प्रैक्टिस सेट 51 लेकर के आई हूँ और आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में टोटल जो 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अभी तक इस फैमिली से 10 नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली से 10 बन जाए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन वह क्या है? क्वेश्चन है आपका कि वैक्यूम फ्लक्स का आविष्कार किसने किया था? तो चलिए थोड़ा ऑप्शन को देख लेते हैं। कौन आपका है? चार्ल्स बेबेज। बी में आपका है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सी में आपका है ग्रेगरी पिनकस। उसके बाद आपके ऑप्शन नंबर डी में है जेम्स डेवर। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जेम्स डेवर। जेम्स डेवर ने जो है वैक्यूम फ्लक्स का आविष्कार किया है। ओके, और आपके ऑप्शन नंबर ए में है चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज ने किसका आविष्कार किया है? कंप्यूटर का। कंप्यूटर का जनक कहा जाता है आपको चार्ल्स बेबेज को। और आपके ऑप्शन नंबर बी में है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन का खोज किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्लियर। और आपके जो ऑप्शन नंबर सी में है ग्रेगरी पिनकस। तो ग्रेगरी पिनकस ने किसका खोज किया है, यह जो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 में कि मायोपिया आंखों का दोष है जिसे खाली जगह भी कहा जाता है, तो वह क्या कहा जाता है? चलिए थोड़ा ऑप्शन को देख लेते हैं। ए में आपका है दूरदृष्टि दोष। बी में आपका है निकट दृष्टि दोष। सी में आपका है एस्टिग्मेटिज्म। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में आपका है रतौंधी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है मायोपिया को। देखिए, निकट दृष्टि दोष को हम लोग दूसरे शब्दों में किस नाम से जानते हैं? मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा अर्थ यही हुआ इस क्वेश्चन का पूछने का। ओके, और मायोपिया या निकट दृष्टि दोष में जो होता है एक्चुअली होता क्या है? इसमें जो होता है, इस रोग के कारण जो होता है, लेंस की गोलाई और लेंस की क्षमता बढ़ जाती है तथा लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह क्या हो जाती है? घट जाती है। इस कारण से जो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वह रेटिना पर न बन करके रेटिना के आगे बन जाता है। तो इसीलिए जो है निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर निकट की वस्तु को दिखाई देता है बट जो दूर की वस्तु जो होती है वह दिखाई नहीं देता है। तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। और आपके ऑप्शन नंबर ए में है दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु को दिखाई देता है बट जो नज़दीक का जो वस्तु होता है वह दिखाई नहीं देता है। और दूर दृष्टि दोष को हम लोग दूसरे शब्दों या दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? तो हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। ओके, और आपके ऑप्शन नंबर सी में है एस्टिग्मेटिज्म। तो एस्टिग्मेटिज्म में जो होता है, एस्टिग्मेटिज्म रोगियों को बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है और बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके जो है इस रोग का इलाज किया जाता है। ओके, तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में है कि हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? डॉक्टर N.E. बोरलॉग को। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। देखिए, डॉक्टर N.E. बोरलॉग को जो हरित क्रांति का जनक माना जाता है पूरे विश्व में। यदि हम लोग भारत में बात करें कि भारत में जो हरित क्रांति का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है? M.S. स्वामीनाथन को माना जाता है। ओके, और भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 1960 के दशक में हुई थी। और हरित क्रांति आने से जो है गेहूं के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई थी बट मोटे अनाज हो गया, उसके बाद दलहन, ये सभी के उत्पादन में जो है वृद्धि नहीं हुई थी जबकि कमी ही हुई थी। क्लियर। और आपके जो ऑप्शन नंबर डी में है डॉक्टर J.C. बोस। तो यह जो है क्या है? यह वनस्पति शास्त्र है। तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में कि पैंथेरा टिग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ए में आपका तेंदुआ, बी में आपका बाघ, सी में है व्हेल, डी में आपका है बकरी। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, पैंथेरा टिग्रिस किसका
वैज्ञानिक नाम है, बाघ का वैज्ञानिक नाम है। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि द्रविड़ पद्धति के मंदिर के वास्तुशास्त्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा होता है? तो चलिए ऑप्शन को देख लेते। ए में आपका विमान, बी में आपका है शिखर, सी में आपका मंडप और आपके ऑप्शन नंबर डी में है गोपुरम। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा विमान। देखिए, द्रविड़ पद्धति के मंदिर के वास्तुशास्त्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा होता है? तो विमान द्वारा होता है। और आपके ऑप्शन नंबर डी में है गोपुरम। क्या है? गोपुरम। तो गोपुरम क्या होता है? दक्षिण भारत के मंदिर के प्रवेश द्वार को जो है क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत के मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। तो आप लोग जो इन दोनों पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे कि द्रविड़ पद्धति के मंदिर के वास्तुशास्त्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा होता है? तो वह विमान द्वारा। और दक्षिण भारत के मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो गोपुरम कहा जाता है। क्योंकि इससे जो है ना जाने कितना बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और आगे आने वाले एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर। और यहाँ पे हम लोग द्रविड़ पद्धति की बात किए हैं, तो हमारे भारत में, जो हमारे प्यारे भारत में जो मंदिरों का जो निर्माण किया जाता है तो वह 3 शैली के आधार पर किया जाता है। कितने शैली में? 3 शैली के आधार पर जो हमारे देश में जो है मंदिरों का निर्माण किया जाता है। वह कौन कौन सा शैली? नागर शैली, वैसर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली से जो है उत्तर भारत के जो भी मंदिर बनाए जाते हैं वह नागर शैली के बनाए जाते हैं, और मध्य भारत में जो भी मंदिर बनाए जाते हैं वह वैसर शैली के बनाए जाते हैं, और दक्षिण भारत में जो भी मंदिर बनाए जाते हैं वह जो है द्रविड़ शैली के होते हैं। अपवाद स्वरूप कभी कभी हो जाता है कि उत्तर भारत में आपको जो है द्रविड़ शैली की मंदिर देखने को मिले, बट जो सामान्य तौर पर बात करें तो नागर शैली के माध्यम से या उत्तर भारत में जो भी मंदिर बनाए जाते हैं वह नागर शैली के होते हैं, मध्य भारत में जो भी मंदिर बनाए जाते हैं वैसे शैली के होते हैं, और दक्षिण भारत में जो भी मंदिर बनाए जाते हैं वो किस तरह के होते हैं? द्रविड़ शैली के होते हैं। ओके। और द्रविड़ शैली की शुरुआत जो हुई थी 8वीं शताब्दी में हुई थी, और सुदूर दक्षिण भारत में इसकी दीर्घ जीविता 18वीं शताब्दी तक बनी रही। ओके। तो इन सारे को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में कि कुंड या कुंड नहीं, यहाँ पे कुड है। कुड किस राज्य का लोक नृत्य है? तो चलिए थोड़ा ऑप्शन को देख लेते हैं। कौन आपका है केरल, बी में आपका आंध्र प्रदेश, सी में आपका है जम्मू और कश्मीर, और आपके ऑप्शन नंबर डी में महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का जो लोक नृत्य है वो क्या है? कुड। इसके अलावे जो है जम्मू कश्मीर में और भी लोक नृत्य है। आइए हम लोग क्विकली उसको भी जान लेते हैं। जैसे आपका दमाली, राव जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य, क्योंकि इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है। तो दमाली, राव, हिकात, मंदजास, उसके बाद दंडी नाच, ये सभी जो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। और आपके ऑप्शन नंबर ए में है केरल। तो केरल में कौन कौन से लोक नृत्य है? तो केरल में जो आपका है ओट्टम, पादियानी, काली अट्टम, ये सभी जो है केरल का लोक नृत्य है। ओके। और आपके ऑप्शन नंबर बी में है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश में आपका हो गया घंटा मर्दाला, कुम्मी, सिद्धि, मधुरी, छड़ी, ये सभी जो है आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य है। और आपके ऑप्शन नंबर डी में महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से लोक नृत्य है यह जो है आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि महाराष्ट्र में कौन कौन से जो है प्रमुख लोक नृत्य हैं। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में कि चमड़े की रंगाई के उद्योग में कार्य करने वाले कारीगरों को कौन सी बीमारी होने का खतरा रहता है? तो कौन सी बीमारी होने का जो खतरा रहता है, चलिए थोड़ा ऑप्शन को देख लेते हैं। ए में आपका दमा, बी में हृदय रोग, सी में त्वचा रोग, डी में आपका रक्त संबंधी रोग। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्वचा रोग। ओके। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में कि एस्फेलेराइट किसका एक अयस्कीय खनिज है? तो
एम आपका मर्क्यूरी, बीम आपका है मोलिब्डेनम, सीम आपका है सिल्वर और आपके ऑप्शन नंबर डी में है जिंक। तो स्फेलेराइड जो होता है यह जिंक का अयस्क होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिंक। देखिए जिंक का जो अयस्क होता है वह स्फेलेराइड के अलावा और सब भी होता है। तो कौन कौन सा होता है? स्फेलेराइड तो आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, स्फेलेराइड होता है, स्केलेराइड होता है, जिंक ब्लेड होता है और जिंकाइट। ये चारों जो है किसका अयस्क है? जिंक का अयस्क है। क्लियर। और आपका जो ऑप्शन नंबर सी में है सिल्वर, तो सिल्वर का कौन कौन सा अयस्क होता है? तो इसका अयस्क होता है आपका रूबी सिल्वर, पैरागायराइट, हॉर्न सिल्वर, ये सभी जो चांदी के अयस्क होते हैं। ओके। और आपका जो मिलेराइड जो होता है, मिलेराइड किसका अयस्क होता है? मिलेराइड आपका निकेल का अयस्क होता है। तो यह भी जानना अति आवश्यक हो जाता है क्योंकि यह जो है स्केलेराइड एवं स्फेलेराइड से मिलता जुलता है, इसीलिए जो है यह जानना जरूरी हो जाता है कि मिलेराइड जो है यह निकेल का अयस्क है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में है कि देहरादून किस भारतीय राज्य की राजधानी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए जानते हैं कि देहरादून किस राज्य की राजधानी है। तो यह जो है उत्तराखंड की राजधानी। तो इस क्वेश्चन का आपका सी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ पे है? लखनऊ में। ओके। और आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा का राजधानी कहाँ पे है? त्रिपुरा, अगरतला। और आपके ऑप्शन नंबर डी में है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? ईटानगर में है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि गिर के जंगल किस राज्य में स्थित है? तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। एम आपका केरल, बीम आपका गुजरात, सीम आपका जम्मू कश्मीर और आपके ऑप्शन नंबर जो डी में है क्या है देखते हैं, कर्नाटक। तो कौन सा गिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो यह जो है गुजरात में है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, गिर के जंगल जो है कहाँ पे? गुजरात में है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह भी कहाँ पे है आपका? तो यह जो है गुजरात में है। तो उसी को दूसरे शब्द में जो क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा गया है कि गिर का जंगल कहाँ पे है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह शेर के लिए विश्व विख्यात है। इसके अतिरिक्त जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या पाया जाता है? सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर आदि भी पाया जाता है। क्लियर। और आपके एम है केरल, केरल में कौन कौन से राष्ट्रीय अभयारण्य पाए जाते हैं? तो केरल में जो आपका है पेरियार राष्ट्रीय अभयारण्य पाए जाते हैं। और आपके ऑप्शन नंबर सी में जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर जो किश्तवाड़ राष्ट्रीय अभयारण्य पाया जाता है जो कि काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। और आपके ऑप्शन नंबर डी में कर्नाटक, कर्नाटक में कौन कौन सा राष्ट्रीय अभयारण्य पाया जाता है? तो आपका हो गया घाट प्रभा, माल प्रभा राष्ट्रीय अभयारण्य, उसके बाद बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य, अंसी राष्ट्रीय अभयारण्य, ये सभी राष्ट्रीय अभयारण्य जो कहाँ पे है? ये सभी आपका कर्नाटक में हो गया। ओके। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 कि बाबर का जो जन्म हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था? 1483 ईस्वी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जबकि बाबर की जो मृत्यु हुई थी, कब हुई थी बाबर की मृत्यु? 1530 ईस्वी में हुई थी। तो इन सारे पॉइंट को जो आप लोग माइंड में रखेंगे। और बाबर जो है अपना जो राज्याभिषेक करवाया था कब किया था? 1494 ईस्वी में कराया था। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। एम आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बीम आपका है सर विलियम्स डेनिसन, सीम आपका है द लॉर्ड नेपियर, टीम आपका वारेन हेस्टिंग्स। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ओके। और वारेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल था भारत में गवर्नर जनरल का कब से कब तक था? तो 1772 से लेकर 1784 तक था। और रेगुलेटिंग एक्ट के समय जो था भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के जो गवर्नर जनरल उसमें थे वह थे वारेन हेस्टिंग ही थे। क्लियर। और वारेन हेस्टिंग जो 1772 में बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया था। और इसने जो 1772 ईस्वी में जो है भू राजस्व वसूली के लिए कलेक्टर पद का सृजन भी किया था। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का उसके संपादक से सही मिलान नहीं हुआ है?
तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ए में आपका वंदे मातरम अरविंद घोष, बी में आपका है न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल, सी में आपका युगांतरम भूपेंद्र नाथ दत्ता और उसके बाद डी में है आपका संध्या बारिंद्र घोष। तो कौन सा जो मिलान है वो मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी। देखिए वंदे मातरम अरविंद घोष ने संपादित किया था, न्यू इंडिया को बिपिन चंद्र पाल ने, युगांतर को भूपेंद्र नाथ दत्त ने और उसके बाद संध्या को जो बारिंद्र घोष ने जो है संपादक नहीं किया है। तो संध्या समाचार पत्र को किसने संपादक किया था, तो वह ब्रह्मा बांधव उपाध्याय, संध्या का ब्रह्मा बांधव उपाध्याय ने किया था। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में कि यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उनके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला बल खाली जगह कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, घर्षण कहलाता है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में कि मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था, तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी और हिंदी भाषा में लिखा था। क्लियर। ओके, और हमारे मूल संविधान में जो संविधान लिखा गया था तो वो अंग्रेजी में लिखा गया था, बाद में उसका जो है हिंदी में अनुवाद किया गया था। और हमारा संविधान जो बना था वह संविधान सभा के गठन के बाद ही, संविधान सभा के गठन के बाद ही जो है हमारा संविधान उसी के द्वारा जो है बनाया गया था, संविधान सभा के द्वारा जो हमारा संविधान बना था। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बनता है। यहाँ पे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट की बात किए हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग किस नाम, दूसरे नाम से जानते हैं, खाने वाला सोडा के नाम से जानते हैं, जिसका रसायन सूत्र क्या होता है, NaSCO3 होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का जो यूज होता है कहाँ कहाँ पे होता है, तो आपका हो गया अग्निशामक यंत्र, बेकरी उद्योग, प्रतिकारक आदि में होता है। जबकि आपका जो सोडियम कार्बोनेट, इसको दूसरे शब्द में किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग धोने वाले सोडा के नाम से जानते हैं, जिसका रसायन सूत्र क्या होता है, Na2CO3 होता है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 70 में कि गुण सूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, मध्यावस्था। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में है कि क्या है कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को भारत रत्न से नवाजा गया है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी को। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में जो है भारत रत्न से नवाजा गया है और इसके साथ साथ जो है मदन मोहन मालवीय को भी नवाजा गया है। ओके, और मदन मोहन मालवीय जो है ये तो आपको हो गया क्या कहते हैं, देहांत पश्चात जो है क्या कहें उसको भारत रत्न दिया गया, जबकि जो अटल बिहारी वाजपेयी को जीवन प्रयत्न में दिया गया था। क्लियर। और आपके ऑप्शन नंबर बी में सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस को जो है इसको भी भारत रत्न देने का प्रावधान किया गया था, बट जो इसके परिजन जो थे लेने से मना कर दिया था। और मनमोहन सिंह एवं PV नरसिम्हा राव को जो है भारत रत्न नहीं दिया गया। क्लियर। और यहाँ पे हम लोग किसकी चर्चा की है कि 2015 में जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साथ किसको, स्वर्गीय महामना मदन मोहन मालवीय जी को भी दिया गया था क्या, भारत रत्न। तो आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं, मदन मोहन मालवीय के बारे में। तो मदन मोहन मालवीय जो 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा की स्थापना की थी और मदन मोहन मालवीय ने जो है फरवरी 1916 ईस्वी में जो है BHU की स्थापना की थी, जो 1898 ईस्वी में जो एनी बेसेंट द्वारा स्थापित एक सेंट्रल स्कूल थी। ओके, अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में कि कौन सी ग्रंथि पीत एक पाचन तरल पदार्थ स्रावित करती है, तो कौन सी ग्रंथि होती है, तो वह जो है आपका यकृत ग्रंथि होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। यकृत जो है पीत रस को स्रावित करती है, जबकि पीत जो है कहाँ पे जाकर जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है और पित्ताशय को हम लोग गोल ब्लैडर के नाम से भी जानते हैं। और यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और आपके ऑप्शन नंबर सी में थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और आपके ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय, अग्नाशय जो है यह एक मिश्रित ग्रंथि होती है। और अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वह हार्मोन को स्रावित करती है, जबकि बाह्यस्रावी ग्रंथि जो आपका होता है वो
एंजाइम्स को स्रावित करती है। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 में कि अमोनियम क्लोराइड किसका रासायनिक सूत्र है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NH4Cl हो जाएगा। क्लियर। आइए हम लोग क्विकली और सभी जो है रासायनिक नामों के रासायनिक सूत्रों को देख लेते हैं। जैसे कि आपका सिलिकॉन कार्बाइड का जो व्यापारिक नाम क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद रासायनिक सूत्र को भी जान लेंगे। तो सिलिकॉन कार्बाइड का जो व्यापारिक नाम होता है वह कार्बोरेंडम होता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है SiC। फेरस सल्फेट का व्यापारिक नाम होता है हेराकसिस, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 7H2O होता है। ओके, और सिल्वर नाइट्रेट का जो व्यापारिक नाम होता है वह लूरर कास्टिक होता है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है AgNO3 होता है। स्टार का व्यापारिक नाम क्या होता है, मंड होता है, जिसका जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है 6S10O5 होता है। ग्लूकोज का व्यापारिक नाम क्या होता है, अंगूर का रस होता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है 66H12O6 होता है। मीथेन का रासायनिक व्यापारिक नाम क्या होता है, तो मास गैस होता है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है CH4 होता है। तो इन सारे पॉइंट को जो आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, क्वेश्चन में आपका 21 में कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। एम आपका आयरन, बीम आपका नाइट्रोजन, सीम आपका हाइड्रोजन, उसके ऑप्शन नंबर डी में लेड। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नाइट्रोजन। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 22 में इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में सिचुएटेड है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ में जो है इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। देखिए हम लोग यहाँ पर किसकी बात करें, टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के द्वारा, या दूसरे शब्द हम कहें तो टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट जो है के द्वारा बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट क्या होता है, तो टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट जो होता है वह बाघों को संरक्षण देता है और इससे जो क्या होता है बाघों की संख्या में वृद्धि होती है। और पूरे विश्व में जो सबसे अधिक बाघ कहाँ पे है, तो हमारे प्यारे देश भारत में है। यहाँ पे कुल जो है आपका 2967 बाघों की संख्या है, इससे ज़्यादा ही है। और सबसे अधिक बाघ कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है 526। ओके, और सबसे अधिक टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट भी कहाँ पे है, तो यह जो है आपका मध्य प्रदेश में है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में कि गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़ करके उसे वोल्ट मीटर बनाया जाता है। तो किसके साथ जोड़ करके, तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध। क्लियर। और आपके जो क्या होते हैं वोल्ट मीटर को जो सदैव जो है परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो ये भी पॉइंट जो आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 24 में आयरलैंड की राजधानी कहाँ है। तो एम आपका ब्रुसेल्स, बीम आपका हेलसिंकी, सीम आपका ओटावा, डीम आपका डबलिन। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा डबलिन। ओके, और आपके एम है ब्रुसेल जो है बेल्जियम की राजधानी है। कनाडा जो है राजधानी कहाँ पे, कनाडा की ओटावा में है। फिनलैंड की राजधानी कहाँ पे, हेलसिंकी है पर है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25 में कि नक्शों के एक बंधे हुए संग्रह को क्या कहा जाता है। तो एम आपका है हिमांक मंडल, बीम आपका है भू आकृति विज्ञान, सीम आपका एटलस, डीम आपका है कंटूर लाइंस। तो इस क्वेश्चन का आपका सी उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा हिमांक मंडल नहीं, इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एटलस कहा जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोग नक्शों की बात की है, तो आइए उसके बारे में कुछ और जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। तो विश्व का जो मानचित्र बनाया था, सबसे पहले विश्व का मानचित्र तो किसने बनाया था, एनेक्सीमेंडर ने। एनेक्सीमेंडर जो है विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम बनाया था। ओके, यदि हम लोग यह बात करें कि विश्व का ग्लोब किसने बनाया था, मार्टिन बैहम ने। देखिए मानचित्र बनाया था आपका एनेक्सीमेंडर ने, जबकि ग्लोब जो बनाया था मार्टिन बैहम ने बनाया था। ओके, और यदि हम लोग यह बात करें कि भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था, तो एनी विले ने। और हम लोग यदि यह बात करें तो हमारे प्यारे भारत को जो है मानचित्र में जो दर्शाया गया था,
तो किसने सर्वप्रथम दर्शाया था? तो टॉलमी ने दर्शाया था। तो इन चारों पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 26 में हुमायूं की जीवनी को किसके द्वारा लिखा गया था? तो किसके द्वारा लिखा गया था? गुलबदम बेगम को। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में 27 में है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था? तो कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 352 के तहत। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अभी तक जो कितनी बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है? तो 3 बार जो है लग चुका है। तो ये भी पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में कि संयुक्त राष्ट्र का ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है? तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। आपका दक्षिण कोरिया, बी आपका यूएसए, सी आपका कनाडा, डी आपका ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का आपका सी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कनाडा में। सही, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग ग्रीन जलवायु कोष की चर्चा किए हैं। तो ग्रीन जलवायु कोष का क्या कार्य होता है? इसका मुख्य कार्य होता है पर्यावरण के लिए अधिक से अधिक कोष जमा कर पर्यावरण के हानिकारक प्रभावों को रोकना। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 29 में है कि सेलेस्टियल बॉडीज के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का आपका सी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोखा अल्लार्थी। क्या हो जाएगा? जोखा अल्लार्थी। क्लियर। आइए और सब भी बुक के बारे में जान लेते हैं। कौन कौन से बुक के जो लेखक है कौन कौन से हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि मदर टेरेसा। मदर टेरेसा बुक के लेखक कौन है? तो नवीन चावला है। और टू मच हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एलिस मुनरो है। जबकि द हेरिटेज ऑफ दलिल्स पुस्तक के लेखक कौन है? श्री रविशंकर है। और फ्रीडम इन एक्साइल पुस्तक के लेखक कौन है? दलाई लामा है। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है और यह क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सी उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं का मकबरा। ओके, तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन थे? 30 क्वेश्चन थे। इन सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझे और क्लियर भी किए। आई होप कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। यदि क्लियर हो गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। और यदि आप लोग इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे जो है टेलीग्राम यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। आप जो है इस लिंक से जा करके जो है PDF इसका प्राप्त कर सकती हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।